हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर राइटिंग के बारे में। तो अंडर राइटिंग के इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने अपलोड किया, आप लोगों ने देखा भी, लेकिन अंडर राइटिंग में और कुछ चीज़ें हैं, इनके कुछ टाइप्स है और बहुत सारे डिटेल्स जो है पहले वीडियो में हमने नहीं दी थी। तो ये सेकंड वीडियो है अंडर राइटिंग से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ बातें अंडर राइटिंग से रिलेटेड। So, underwriting is an agreement entered before the shares are bought by the public that in the event of the public not taking up the whole of them, underwriter will take an allotment of such part of the shares as the public has not applied for. So, पिछले वीडियो में जब हमने अंडरराइटिंग के बारे में पढ़ा तो इट वाज डेडिकेटेड एंड रिलेटेड विद द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक्चुअल अंडरराइटिंग जो हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए आता है वो अंडरराइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट, उन्होंने पहली चीज बोली है। ठीक है, किस चीज की एग्रीमेंट है? बिफोर द शेयर्स आर बॉट बाय द पब्लिक। ठीक है, मतलब जब इशू ऑफ शेयर का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, उसके पहले एक अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट होता है और अंडरराइटिंग का प्रोसेस होता है, और ये शेयर्स पब्लिक को इशू करने से पहले किया जाता है। So in the event of public not taking up the whole of them, the underwriter will take an allotment of such part of the shares. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके अंडरराइटर्स ने, आपकी एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, उन्होंने सोचा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कि हमें अभी 1,000 करोड़ रुपए फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स लेकर आने हैं, शेयर्स इशू करके। अब आपके जो अंडरराइटर है वो एनालाइज करेंगे मार्केट को, स्टडी करेंगे कि वोलाटाइल है, स्टेबल है, लोग इंटरेस्टेड है आपके इस पर्टिकुलर इशू ऑफ शेयर्स में। ठीक है, और आपकी गुडविल के हिसाब से आपको एक जो टारगेट आपने रखा है 1,000 करोड़ का, उससे कितना परसेंटेज आपको फायदा मिलेगा? क्या वो पूरा 1,000 करोड़ आपको पूरा एज इशू ऑफ शेयर आएगा, या डिमांड उतनी रहेगी, या फिर सिर्फ 50% ही आपको वो कैपिटल मिलेगा? ठीक है, तो अंडर राइटिंग आपको एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, या पर्टिकुलर परसेंटेज देते हैं। ठीक है, अगर आपके अंडर राइटर ने कहा कि फुल्ली ही सब्सक्राइब्ड होगा, यानी 100% आपके शेयर जो है इशू हो जाएंगे और पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, लेकिन इन दैट केस अगर 100% का कमिटमेंट और एश्योरेंस मिला है और 70% ही आपका शेयर्स इशू हुआ है, लोगों ने डिमांड किया है, तो ये 30% जो है, ठीक है, अंडर राइटर विल टेक एन अलॉटमेंट ऑफ सच पार्ट, मतलब अंडर राइटर जो है वो लेंगे इस अलॉटमेंट के जो पार्ट्स है वो जो इशू नहीं हुए, जो लोगों ने डिमांड नहीं किए, सो द पब्लिक हैज नॉट अप्लाइड फॉर। सो 100% में 70% आपने कहा, 30% लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो वो 30% का जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, चाहे वो 300 करोड़ हो या एक्स वाई जेड एक अमाउंट हो, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो 300 करोड़ रुपए जाते हैं, बिकॉज 700 करोड़ रुपए यानी 70% लोगों ने अप्लाई किया है और इशू के प्रोसेस में है, राइट? सो बेसिकली एन अंडर राइटर इज अ पर्सन वो एश्योर्स यू कि आपका जो इशू ऑफ शेयर्स है, आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस आप जो आगे लेकर जाने वाले लेकर जा रहे हो पैसे इकट्ठा करने के लिए आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड करंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो परसेंटेज, रेशियो या अमाउंट अंडर राइटिंग का काम है और वो आपको बताते हैं। अब अंडर राइटिंग में भी कुछ टाइप्स है। क्या टाइप्स है? सबसे पहले है सिंडिकेट अंडर राइटिंग। इट इज वन इन विच टू और मोर एजेंसीज और अंडर राइटर्स जॉइंटली अंडर राइट एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब एक से ज्यादा अंडर राइटिंग एजेंसी आपके साथ बैठे रहते हैं, आपके लिए मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी को एनालिसिस करते हैं कि आपका जो कंपनी है लोगों में कितना मशहूर है, लोग कितना उसे पसंद करते हैं एज अ शेयर। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेस करने के लिए लोगों में डिमांड है नहीं है,
मार्केट कंडीशन के हिसाब से लोगों के पास पैसा है, क्या वो इन्वेस्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। सो आज के तारीख में जब आप कोरोना के बारे में बात करेंगे, कोविड-19 के इस दौर में अंडर राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन क्या वो इन्वेस्ट करना चाहती है नहीं करना चाहती, उसके लिए एक अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ता है, जो ये अंडर राइटिंग की कंपनीज करती है, एजेंसीज करती है। तो सिंडिकेट अंडर राइटिंग में हम क्या देखते हैं, दो या उनसे ज़्यादा अंडर राइटर्स या उनकी अंडर राइटिंग एजेंसीज जो है वो बैठते हैं और वो अंडर राइट करते हैं कि इतना पर्टिकुलर नंबर और परसेंटेज और अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब होंगे या फिर एप्लीकेशन आएंगे उनके लिए। Next, such an arrangement is entered into when the total issue is beyond the resources of one underwriter or when he does not want to block a large amount of funds in one issue. तो देखिए, हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ही पैसा लग रहा है और वो ही शेयर्स इशू करके इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। तो ये सिंडिकेटिंग अंडरराइटिंग में क्या करते हैं, बहुत सारी अंडरराइटिंग एजेंसीज जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती सबसे पहले, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब 1000 करोड़ में 300 करोड़ रुपए उनको देने के लिए इट्स नॉट अ बिग इशू। उन्हें कहीं ना कहीं से लोन मिल जाएगा, वो लोन से अप्लाई कर पाएंगे, उनको कैश मिलेगा, जो भी उनका ऑलरेडी सिक्योरिटीज रहेंगे या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस रहेंगे, उनसे वो काम चला सकते हैं। लेकिन समझिए, 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ अगर इतना ज़्यादा अमाउंट है, तो एक अंडर राइटिंग एजेंसी वो उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं टच कर पाएंगे अगर शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए या एप्लीकेशंस उनके लिए उस हिसाब से नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, वो अपने और साथियों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं गया तो हम जो भी बचा हुआ परसेंटेज है, जैसे हमने एग्जांपल में 30 बोला, तो 30% के हिसाब से अगर तीन अंडरराइटिंग एजेंसीज काम करते हैं तो 10-10-10% यानी 100-100-100 करोड़, ऐसे 300 करोड़ वो लेकर आ सकते हैं। सो सिंडिकेटिंग, सो ओवरऑल ये है कि एक से ज्यादा अंडरराइटिंग एजेंसीज होती है, ठीक है। उसके रीजंस ये है, एक तो वो उनके लिमिटेशंस के बियॉन्ड होते हैं अंडरराइट करना या फुलफिल करना, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ या फिर अप्लाइड नहीं हुआ तो, ठीक है। सेकेंडली, वो अपने इतने बड़े अमाउंट को ब्लॉक नहीं करना चाहते किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, इसलिए वो दूसरे एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं। एंड देन सेकंड इज सब अंडरराइटिंग। इट इज वन इन विच एन अंडरराइटर गेट्स अ पार्ट ऑफ द इशू फर्दर अंडररिटन बाय अनदर एजेंसी। दिस इज डन टू डिफ्यूज द रिस्क इन्वॉल्व इन अंडरराइटिंग। अब सिंडिकेट अंडरराइटिंग में पैरेलली हम बैठते हैं कि अंडरराइटर 1, 2 एंड 3। लेकिन सब अंडरराइटिंग में क्या होता है, आप एक हेड होते हो, एक अंडरराइटिंग एजेंसी होते हो और उसके आप सबॉर्डिनेट होते हो, ठीक है, उसके अंडर आप काम करते हो। जैसे एक कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, वैसे एक अंडरराइटर है और सब अंडरराइटिंग है, और वो उन्हें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग दिया जाता है, इशू किया जाता है। Then firm underwriting is one in which the underwriter apply for a block of securities. Under it, the underwriter agrees to take up and pay for this block of securities as ordinary subscriber in addition to their commitment as underwriter. तो फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, नॉर्मली जैसे हम लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही एक अंडरराइटर जो है पर्टिकुलर शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं एज एन ऑर्डिनरी सब्सक्राइबर, और वो उसके कमिटमेंट का एक पार्ट भी हो जाता है अगर वो अनसब्सक्राइब्ड हुआ तो। अब अंडरराइटर्स के रोल क्या है? The primary role of underwriter is to purchase securities from the issuer and resell them to investor. अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जो भी इशुइंग कंपनी है वहां से हम परचेज करते हैं और उन्हें रीसेल करते हैं मार्केट में। क्यों? बिकॉज वो मेरी जिम्मेदारी थी एज एन अंडर राइटर कि इतना आपका सब्सक्राइब होगा, ऐसे मैंने एश्योरेंस दिया, सो मुझे वो एश्योरेंस फुलफिल करना है। सेकेंडली, मेरे पास अगर वो शेयर्स आते हैं एज एन अंडर राइटर, मुझे परचेज करने की जो नौबत आती है या टाइम आता है, ठीक है, तो मैं एज एन अंडर राइटर परचेज करूंगा और उन्हें रीसेल करूंगा, बिकॉज मुझे भी ब्लॉक नहीं होना है। अंडर राइटर्स आर नॉट हियर टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम रीसेल, ठीक है। उनका काम जो है रेम्यूनरेशन बेस्ड होता है, कमीशन बेस्ड होता है, इसलिए वो ज़्यादा इस जो शेयर के अमाउंट बढ़ते हैं या कम होते हैं उसमें वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
वो अपने नाम पे इशू करा लेते हैं और फिर उन्हें मार्केट में रीसेल करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स और उनके प्रोसीजर्स के हिसाब से। Underwriter act as an intermediary between issuer and investor, providing for an efficient of capital. So underwriter जो है एक intermediary है, एक agency है, जो काम करती है between the company and the investor or the issuer and the investor और efficient capital को provide करने के लिए मदद करती है। Underwriter takes the risk that it will be able to resell the securities at a profit. So underwriter रिस्क लेते हैं और वो बताते हैं कि जो भी हमने अंडरराइटिंग की है वो सिक्योरिटीज हम प्रॉफिट में या प्रॉफिटेबल कैपिटल से हम उन्हें सेल करेंगे या रीसेल करेंगे। The underwriter is the organization that is actually responsible for pricing, selling, and organizing the issue, and it may or may not provide additional services. So underwriting is the organization जो सिर्फ responsible है प्राइसिंग के लिए, सेलिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग के लिए, क्योंकि अंडर राइटर ही डिसाइड करते हैं कि एक शेयर्स का प्राइस कितना होना चाहिए। एक पर्टिकुलर शेयर का जब प्राइस आप बात करते हो तो उसका फेस वैल्यू एक होता है और मार्केट वैल्यू एक होता है। तो वो मार्केट वैल्यू जो है अंडर राइटर डिसाइड करते हैं। सेलिंग के लिए भी वो डिसाइड करते हैं कितना सेल होने के चांसेस है। बाकी के प्रोसीजर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इट मे और मे नॉट प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज। वो एडिशनल सर्विसेज दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो उनका लुकआउट है। जैसे आप कंपनी और अंडरराइटिंग एजेंसीज अपने टेबल में जब बैठते हैं और डिसाइड करते हैं वो टाइम पे वो डिसाइड होता है। सच एन एक्टिविटी हेल्प टू enhance the goodwill of issuing company by purchasing securities either directly from the company or from the market. They vouchsafe the financial soundness of the company. So basically ऐसा जो अंडरराइटिंग का एक्टिविटी है वो अपने कंपनी के गुडविल को बनाए रखता है, ठीक है। और जो इशुइंग कंपनी है जो परचेज करती है सिक्योरिटीज या सेल करती है सिक्योरिटीज थ्रू अंडरराइटर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फाइनेंशियल साउंडनेस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। By undertaking to take up the whole issue or the remaining shares not subscribed by the public, it helps the company to undertake project investments with an assurance of adequate capital funds. So कंपनी एक अमाउंट डिसाइड करती है और अंडरराइटर्स एक अमाउंट अप्लाई हो सकता है या फिर इशू हो सकता है ऐसे कहती है। और वो अंडरराइटिंग का जो एश्योरेंस है अगर फुलफिल नहीं होता है तो अंडरराइटर क्या करते हैं यहाँ पे उनसे वो पर्टिकुलर शेयर जो है खुद के नाम पे ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कंपनी को बहुत फायदा होता है। जो टारगेटेड अमाउंट उन्हें एज अ सोर्स ऑफ इनकम या फिर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्हें चाहिए था वो मिल जाता है। सेकेंडली अंडर राइटिंग का भी एक गुडविल बन जाता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी उस कमिटमेंट के हिसाब से उन्होंने मुझे वो कैपिटल ला कर दिया। So underwriter provides stability to the price of security by purchasing and selling various securities. This ultimately benefit the stock market. So अंडरराइटिंग क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बेसिकली, और वोलेटिलिटी मेंटेन करते हैं मार्केट में, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मार्केट वोलाटाइल होता है लेकिन एकदम हाईएस्ट और लोवेस्ट रेंज में नहीं जाता, मीडियम रेंज में वो चलता है और अल्टीमेटली इससे स्टॉक मार्केट के लिए भी बेनिफिट हो जाता है। सभी के कुछ गाइडलाइंस है अंडरराइटिंग प्रोसेस के लिए। Eligibility criteria, procedure for registration, operation guidelines are covered under SEBI Underwriters Rules 1993 and SEBI Underwriter Regulations 1993. The words underwriting and underwriters are defined in the aforesaid rule as under, ठीक है। तो ये जो सेबी के अंडरराइटर्स रूल है 1993, ठीक है, और सेबी अंडरराइटर्स रेगुलेशंस 1993, ये सारे प्रोसीजर्स बताता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, आप कैसे ऑपरेट करते हो कर सकते हो बिजनेस के लिए, और क्या क्या चीज़ें कवर है। तो अंडरराइटिंग और अंडरराइटर के बारे में भी डिफाइन किया है इन रेगुलेशंस में। So underwriting means an agreement with or without condition to subscribe the securities of a body corporate when existing shareholders of such body corporate or the public do not subscribe to the security offered. So basically हमें यहाँ पे क्या देखना है, इट्स एन एग्रीमेंट विथ और विदाउट कंडीशन। एक कंडीशन के साथ होगा या फिर बिना कंडीशन के साथ होगा, और जो अनसब्सक्राइब्ड है, जो सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अनअप्लाइड या नॉट अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स है वो अंडरराइटर अपने नाम पे करते हैं। अंडरराइटर मीन्स अ पर्सन हु एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ एन इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो अंडरराइटर एक पर्सन यानी एक इंडिविजुअल बॉडी है एक्चुअली। पर्सन मतलब एक इंसान नहीं, ठीक है।
तो अंडरराइटिंग एजेंसी में जो काम करते हैं वो अंडरराइटर होते हैं, जो एंगेज करते हैं बिजनेस के अंडरराइटिंग को और इशू ऑफ सिक्योरिटीज को एक कंपनी के कॉर्पोरेट बॉडी के। सो रूल 3.1 ऑफ द एफोरसेड रूल मेक्स रजिस्ट्रेशन विद सेबी कंपलसरी। उनको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी है, रूल 3 सबसे सब रूल 1 बताता है। And no person shall act as underwriter unless he holds a certificate granted by the board under the regulation। कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल्स को या फिर अपने एजेंसी को अंडरराइटिंग एजेंसी नहीं कह सकती जब तक उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ग्रांटेड बाय सेबी। ठीक है, सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। Then condition for registration rule number 4, the board may grant or renew a certificate to an underwriter subject to the following conditions namely। So underwriter को जब आप बात करते हैं या फिर उनके सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल और ग्रांट के जब बारे में बात करते हैं तो कुछ रूल्स है। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूट अंडरराइटर शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ टू कंटिन्यू टू एक्ट एज एन अंडरराइटर। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या है, प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग जो भी आपका एजेंसी सेटअप होता है तभी आपको सारे परमिशंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और कुछ भी चेंज होगा आपके स्टेटस में, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में एज एन अंडरराइटर या फिर बोर्ड ऑफ अंडरराइटर, वो आपको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रेशंस के पहले, परमिशंस आपको लेने पड़ेंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और कोई भी ऑब्लिगेशन होगा अंडर राइटर्स को एक प्रॉपरली वैलिड एग्रीमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी कॉरपोरेट बॉडी के साथ काम करता है वो रजिस्टर्ड या फिर स्टैम्प ड्यूटी पेड उनको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डील और डू बिजनेस विथ वाइट पेपर। एंड जो भी फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी एक जो मैनर प्रोवाइड किया है उसी मैनर में, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको फीस लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंपनी बॉडी ऑफ कॉरपोरेट की तरफ से। और सेम चीज़ सेबी को जब वो पेमेंट करते हैं कोई भी चीज़ या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का और जो भी काम करेंगे रूल्स के हिसाब से और रेगुलेशन के हिसाब से ही करना है। उसके बाहर, उसके एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाहर आप फिक्सर नहीं मार सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एडिक्वेट ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, मैन पावर, इफेक्टिव डिस्चार्ज हिज एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी करते हैं वो इफेक्टिवली करने चाहिए और बाकी जो भी स्पेस, इक्विपमेंट, मैन पावर चाहिए वो भी रेगुलेशन 6 के हिसाब से चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अंडर राइटिंग के लिए और मिनिमम 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है जिनको भी एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली अगर आपको अंडर राइटिंग एजेंसी चालू करनी है तो आपका एक्सपीरियंस इज़ मस्ट। आपके साथ और 2 जब एम्प्लॉय काम करेंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। या फिर कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो भी एप्लीकेंट है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो भी आपके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, fulfills the capital adequacy requirement specified in regulation 7। सो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो रेगुलेशन 7 में कैपिटल के बारे में बताया वो भी आपको फुलफिल करना है। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड उन्होंने बताया है। देन फिट एंड प्रॉपर पर्सन, फिट एंड प्रॉपर पर्सन यानी फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट, जिनके पास नॉलेज है इस अंडर राइटिंग के पूरे दुनिया के बारे में, उनके कंसेप्ट के बारे में और कैसे काम करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। देन रूल रेगुलेशन नंबर 7 क्या कहता है, कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिक्वायरमेंट। द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन डी रेगुलेशन 6 शेल नॉट बी लेस देन नेट वर्थ ऑफ ₹20 लाख। अगर आपको कोई एजेंसी चालू करनी है तो 20 लाख रुपए से नीचे का कोई भी एजेंसी आप मतलब उतने से कम का अमाउंट आप नहीं रख सकते। अगर आपके पास 20 लाख रुपए है एज अ कैपिटल, बाकी के इन्वेस्टमेंट और बाकी के खर्चे छोड़कर, तभी जाके आप अपना अंडरराइटिंग एजेंसी चालू कर सकते हो। जनरल ऑब्लिगेशंस है कुछ, अंडरराइटर को हर टाइम कोड ऑफ कंडक्ट को अबाइड करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलेशन 13 और शेड्यूल 3 में जो भी चीज़ें स्पेसिफाई की है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अंडरराइटिंग को एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा जो भी रेफर किया है क्लॉज बी ऑफ रूल नंबर 4। जो हर बॉडी कॉरपोरेट के साथ वो काम करते हैं उनके बिहाफ में जब एज एन अंडरराइटर काम करेंगे तो एग्रीमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलेशन 14 को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
जो भी पीरियड के लिए वो काम करेंगे उस पीरियड तक का वो एनफोर्समेंट करेंगे, उस पीरियड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी अमाउंट वो डिसाइड करेंगे उसके लिए वो ऑब्लिगेशन रहेगा उन पे कि वो फुलफिल करने का काम उनका है। और जो भी अमाउंट उनको मिलेगा वो कमीशन और ब्रोकरेज के बेसिस पे ही उनको दिया जाएगा एज एन अंडरराइटर, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कमीशन मिलेगा एक तो, या फिर उन्हें ब्रोकरेज मिलेगा, और डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट जो भी रहेंगी अंडरराइटर की तरफ से उनके ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए वो सारे बॉडी ऑफ कॉरपोरेट कंपनी को या कंपनी के ऑफिशियल्स को बताना ज़रूरी है। कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट आप नहीं डिराइव कर सकते इस इशू ऑफ शेयर्स में। ठीक है, आपको सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज मिलेगा, उसी में ही आपको सीमित रहना है। अगर आप वो शेयर्स सब्सक्राइब करते हो और फिर सेल करते हो और गलती से मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो दैट्स अ क्लियर प्रॉफिट फॉर यू, बट आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस जो भी है वो आपको एग्रीमेंट के साथ फुलफिल करना पड़ेगा। पहले भी बोला है, क्लॉज बी ऑफ रूल नंबर 4 जो रेगुलेशन 15 में अगेन उन्होंने बताया है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 टाइम्स द नेटवर्थ रेफर्ड इनटू रेगुलेशन 7। तो जो भी आपके अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन है, अगर आपके पास मिनिमम 20 लाख है तो आप उसके 20 टाइम्स तक ही आप अपने पास उनके सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रेगुलेशन 7 में 20 लाख रुपीस कहा है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप 2000 करोड़ भी अपने पास एज ए कैपिटल रख सकते हो या फिर जमा करके सोर्स से आप लेकर आ सकते हो। और क्लॉज बी और रूल नंबर 4 में जो सब्सक्रिप्शन की बात की, वो जो सिक्योरिटीज़ है वो 45 डेज के रिसिप्ट में होनी चाहिए, और वो आपके बॉडी कॉर्पोरेट को इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है, और 45 डेज में ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको रेगुलेशन 16 फॉलो करना पड़ेगा। क्लॉज बी रूल नंबर 4 इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो फॉलो करना पड़ेगा। अगेन, जो भी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है बॉडी कॉर्पोरेट ने सब्सक्राइब की है या फिर अनसब्सक्राइब्ड है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफाई की है आपको वो बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी कैपिटल है और उसके हम 20 टाइम्स रख सकते हैं, इस हिसाब से वी आर सब्सक्राइबिंग एंड मेंटेनिंग द अकाउंट। और जो भी रिकॉर्ड्स है, बेसिकली सारा अकाउंटिंग का जो भी काम है रेगुलेशन 16 में आपको बताया गया है। Regulation 17, every underwriter shall preserve the books of accounts and other records document mentioned under this chapter for a minimum period of 5 years। तो 5 years के अंदर जो भी आपका पीरियड है, बेसिकली 5 साल तक का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, वाउचर और अकाउंट्स। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 18 में क्या कहता है कि बोर्ड को कोई भी समय कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अंडर राइटर, जो भी रेस्पेक्टेड अंडर राइटर है, उनसे वो अंडर राइटिंग बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन मांग सकती है। इंफॉर्मेशन जो भी है वो अंडर सब रेगुलेशन 1 के तहत भी आप अपने अंडर राइटर से ले सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं, मतलब उनसे मांग सकते हो और उनको डिमांड कर सकते हो। अब केस स्टडी आपके पास है एक चीज। Alibaba Group Holding Limited is a Chinese e-commerce company that provides consumer to consumer, business to business and business to business sales and services via web portal। अब इन्हें क्या करना है, आईपीओ शुरू करना है 5 सितंबर 2014 को। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने एक इशू किया है और उनका जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर आप ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2014 में उन्होंने आईपीओ इशू करा था, और अल्टीमेटली जो आईपीओ का अमाउंट उन्होंने गैदर किया वो $20 मिलियन था। The six banks listed on Alibaba's prospectus officially are regarded as having equal status as lead underwriter। तो बेसिकली सिंडिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 जो बैंक्स है, इन बैंक्स ने अंडरराइटिंग के लिए उनके साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा कि इक्वल स्टेटस है। तो जो भी अमाउंट अंडरराइटिंग का बचेगा, अप्लाई नहीं होगा, सब्सक्राइब नहीं होगा, तो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से आप अंडरराइटिंग कर सकते हो, और अंडरराइटिंग के कुछ तरीके हमने पढ़े। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप सीधे मेल टू premsir@gmail में जाके देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे इस मेल आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है, और आपका अटेंडेंस अगर मार्क नहीं होगा थ्रू प्रॉपर लिंक तो शायद यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है।
सो वी नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट। सो सारे दोस्तों को कहे अटेंडेंस रेगुलरली देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।